हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेटा कंस्ट्रक्ट लर्निंग। आज की ये वीडियो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पे बेस्ड है। ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो यूपी टेट में आए हैं उनसे लिए हैं और अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन, ये कौन सी डेट पे इस्टेब्लिश हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ। आंसर तो इसका यही है आपका कि 24 अक्टूबर 1945। मेन मैं इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगी कि वर्ल्ड वॉर वन होता है, एक मैं इसमें रेड ब्लैक ज़्यादा ठीक लगता है। वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुआ, जिससे क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति सब खत्म हो गई थी। वर्ल्ड पीस, सिक्योरिटी सब खत्म हो गई थी। तो क्या होता है, जितने भी नेशंस होते हैं वर्साई कहाँ है? इट्स अ प्लेस इन फ्रांस। उधर मिलते हैं ताकि वर्ल्ड पीस, विश्व शांति और विश्व सुरक्षा के लिए कदम उठाते हैं। और इसके चलते एक वो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना करते हैं। लीग ऑफ नेशन जो कि वर्ल्ड पीस और शांति सुरक्षा इन सब को देखेगा। इसी के चलते हुए एक ILO की स्थापना की जाती है। ILO क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना करते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका होता है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। और ये 1919 को बनता है। मेन क्या है? वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुआ, जिसके दोबारा वर्ल्ड वॉर ना हो, इसीलिए वर्साई में नेशंस मिलते हैं, लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना भी 1919 में ही होगी। और इसी के चलते 1999 इसी के चलते इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में होता है। और 1990 में ही इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है, ये बनता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी फॉर माई थोड़ी हिंदी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसका कुछ वर्क होता है, कुछ भी वर्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू हो गया। जब वर्ल्ड वॉर टू हो गया तो इसका मतलब क्या है कि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया है। अब वर्ल्ड वॉर टू हो जाता है, दोबारा से मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में विश्व शांति बनाए रखने के लिए, वर्ल्ड पीस बनाए रखने के लिए दोबारा ये सब लोग, जितने भी नेशंस थे, वो दोबारा कहाँ मिलते हैं? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को USA में है। और यहाँ पे आके ये एक यूनाइटेड नेशन चार्टर बनाते हैं, जिसके अंदर ये मेंशन करते हैं वेरियस रूल्स रेगुलेशंस, क्या क्या किस तरीके से विश्व शांति में बनाए रखेंगे, क्या स्टेप्स लेंगे, कौन कौन सी संस्थाएं बनेंगी। इसी के चलते हुए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये स्थापना होती है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ आपका आता है। ठीक है जी। अब इसके अंदर मेन आपको और क्या देखना है? इसके 6 पार्ट्स थे। इसके अंदर मेनली इसके 6 पार्ट्स हैं, 6 भाग हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। 6 मेन संस्थाएं हैं जो इसके अंदर काम करती हैं वेरियस। पहली आपकी है महासभा। इसको जनरल असेंबली बोलते हैं। ये एवरी ईयर एक बार, जितने भी 193 मेंबर्स हैं करंटली, वो सारे मिलते हैं सितंबर में। इनकी मीटिंग होती है और ये नीतियों पे बात करते हैं, किस तरीके से शांति बनाए रखें, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ पे बात करते हैं। ठीक है। लेटेस्ट मेंबर है आई गेस साउथ सूडान, जो न्यू एंट्री है WTO में। इसमें सभी जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे, जितने भी WTO के मेंबर्स हैं वो सारे जनरल असेंबली के मेंबर्स होते हैं। और इसमें कोई
स्पेशल वोटिंग नहीं होती, मतलब हर किसी ऐसा सबको वोट बराबर होते हैं। दूसरा आपका आता है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल को सुरक्षा परिषद भी कहते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में मेन क्या है, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें आपके 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी। पांच जो मेंबर्स होते हैं, जो 5 मेंबर्स होते हैं, इनको क्या होती है, वीटो होती है। वीटो क्या होती है, वीटो एक पावर होती है जिस तरीके, जैसे कि अगर कोई डिसीजन लिया है, कोई पॉलिसी बना रहे हैं, कोई नीति बना रहे हैं, अगर इन पांचों कंट्रीज में से, पांचों राष्ट्र में से कोई एक भी मना करते तो वो मतलब वो आगे प्रोसीड नहीं करते। और इसके मेंबर्स में आप कैसे याद रखोगे, ऐसे याद, इसको एक निमोनिक्स मैंने बनाया है, आप उसे याद कर सकते हो, फुर ना, मतलब ये फुर हो ही नहीं सकते, क्योंकि क्या है, ये परमानेंट है, तो ये फुर होंगे ही नहीं। और इसके अंदर है फ्रांस, यूएस, यूके, रशिया एंड नामन चाइना। ठीक है, तो ये 5 मेंबर्स हैं जिनको वीटो मिली हुई है। अब हम बात करते हैं, ये स्थायी मेंबर्स हैं, 5 स्थायी जिनको वीटो मिली है। अब हम बात करते हैं बाकी 10 मेंबर्स की। जो 10 मेंबर्स होते हैं ये इलेक्ट होते हैं अलग अलग नेशन से। इसमें मेन क्या है, जो मेन बताने वाली बात है कि इंडिया को 8th टर्म मिला है। इंडिया 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दैट मीन्स सुरक्षा परिषद का 8वीं बार सदस्य बना है 2021 और 22 के टर्म के लिए। ठीक है, तो ये सारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो आप इसके अंदर क्या क्या याद रख सकते हैं, लीग ऑफ नेशंस 1919 में बना था, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिनेवा में जिसका हेडक्वार्टर है 1919 में बनी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसे बोलते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशन आया, सैन फ्रांसिस्को में मीटिंग हुई थी 24 अक्टूबर 1945। इसकी दो मेन असेंबलीज हैं, जनरल असेंबली जो कि हर साल मिलती है, 193 अभी मेंबर्स हैं, साउथ सूडान लेटेस्ट मेंबर है। सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, परमानेंट चेंज नहीं होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं जो कि हर बार चेंज होते हैं। 5 जो हैं उनको वीटो मिलती है। इनको याद करने का है फुर ना, क्योंकि कभी फुर होंगे ही नहीं। दैट मीन्स फ्रांस है, यूएस, अमेरिका, यूके, ब्रिटेन, रशिया और चाइना। और बाकी 10 हैं, इनका इलेक्ट होते हैं ये। इंडिया क्या है, इंडिया 8वीं बार इलेक्ट हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2021 और 22 टर्म के लिए। ठीक है, ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कौन सी कंट्री सार्क मेंबर की सदस्य नहीं है? कौन सी कंट्री दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की सदस्य नहीं है? इसमें आपको क्या याद रखना है, सार्क नेशन है क्या? सार्क बेसिकली 8 नेशंस का एक ग्रुप है। ठीक है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 8 दिसंबर 1985 में ये बना है सार्क। इसका हेडक्वार्टर आपका जो HQ है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ढाका में है। ढाका इज़ इन बांग्लादेश। और इसमें ये क्या करते हैं, एक रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक जगह, मतलब रीजन मतलब एक एरिया। कौन सा रीजन? इंडिया को अगर आप कंसीडर करो, जो इंडिया के आसपास जो बॉर्डर लाइन पे कंट्रीज़ हैं, इंडिया के बॉर्डर को टच करती हैं, वो सारे मेंबर सार्क मेंबर्स होते हैं। 8 हैं। अगर आपको मैप ध्यान हो तो हम वहाँ पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा आपका पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, फिर इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है, 3 4 5 और एक मालदीव्स।
ये 8 नेशंस हैं। तो अब आपको क्वेश्चंस तो पता ही चल ही गया होगा कि क्या है, जापान इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 17th नैम कहाँ हुई थी? नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ हुआ था? ये लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो मैं भी इसको सिर्फ इसीलिए डाला है कि आपको पता हो बस। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सिंपल है वेनेजुएला करके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 18th कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? 18th कॉन्फ्रेंस एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, बाकू अजरबैजान इसका मतलब इन्होंने होस्ट करी थी। अब मुझे जो एको नैम के बारे में थोड़ा बताना है। नैम क्या है? 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ, मिली थी इंडिया को, भारत स्वतंत्र हुआ था, और काफ़ी अदर एशियाई और अफ्रीकी नेशंस भी इस टाइम पे इंडिपेंडेंट हुए थे। उसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 होने से का रिजल्ट क्या हुआ? कोल्ड वॉर शुरू हो गई। कोल्ड वॉर क्या है? शीत युद्ध। जितने भी नेशंस थे, मोस्टली नेशंस जो कि पहले से ही इंडिपेंडेंट थे, वो क्या करने लगे? हथियारों को इकट्ठा करने लगे, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस कलेक्ट करने लगे। तो पूरा वर्ल्ड क्या हो गया? मतलब लड़ाई नहीं हो रही है मगर लड़ाई के हथियार इकट्ठे करने लग गए। तो एक तरीके से कोल्ड वॉर चल गई थी। तो पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया 2 भागों में, नाटो और वॉर्सा। नाटो के अंदर आपका यूएस आ जाता है, अमेरिका, और वॉर्सा यूएसएसआर का। ठीक है, तो अब जो न्यू अफ्रीकी और एशियाई नेशंस जो उस टाइम ड्यूरेशन के टाइम आज़ाद हुए थे, उन्हें लगा कि अगर वो इन दोनों में से किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो क्या पता उनको दोबारा उनकी इंडिपेंडेंस छीन ली जाए। तो उन्होंने क्या करा? एक एशियाई अफ्रीकी समिट हुई बांडुंग में। बांडुंग इज इन इंडोनेशिया। ठीक है, और ये हुई थी 1955 में। कॉन्फ्रेंस हुई बांडुंग कॉन्फ्रेंस। इसके चलते हुए, बांडुंग कॉन्फ्रेंस के चलते हुए 1 सितंबर 1961 को ये नैम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, मतलब कोल्ड वॉर चल रही थी, पूरा वर्ल्ड 2 भागों में डिवाइड हो गया था, नाटो और वॉर्सा में। यूएस और यूएसएसआर, एशियाई और अफ्रीकी नेशंस थे, वो इनमें से किसी को भी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम एक दूसरे की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे, हम पीस में काम करेंगे और हम अपने नेशंस को ही आगे बढ़ाएंगे, उनके डेवलपमेंट पे काम करेंगे, उनके विकास पे काम करेंगे। तो इसीलिए बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई, ये सारे नेशंस मिले 1955 में, और इसी के चलते बांडुंग कॉन्फ्रेंस के ही रिजल्ट था कि नैम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट होगी कि भाई ना हम तुम्हारे साथ हैं ना हम तुम्हारे साथ हैं। तो 1 सितंबर 1961, तो आपको ये ध्यान रखना है बांडुंग कॉन्फ्रेंस क्या थी। ठीक है जी, और नेक्स्ट बाकी ठीक है। नेक्स्ट नाटो, अभी मैंने बताया पीछे जो नाटो में डिवाइड हो गए थे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन थी और इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स है। ये जस्ट अ फैक्ट, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अगर थोड़ा बहुत करना है तो। ये बना कब था? ये नाटो बना था 1949 में। दैट्स इट। नेक्स्ट इंडिया किसका ट्रीटी का मेंबर है? इंडिया इस मेंबर है, किस परमाणु ट्रीटी का मेंबर है? एनपीटी, पीटीबीटी, सीटीबीटी। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड करा है। एनपीटी का होता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। पीटीबीटी है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, और ये है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, ये पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी आई थी आपकी 1963 में, ये आपकी आई थी 1970 में, और ये आपकी है 1996 की। इनमें डिफरेंस क्या है? जो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी है, क्योंकि क्या वो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ये सब वर्ल्ड वॉर से ही रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं मोस्टली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही आई हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद न्यूक्लियर वेपन्स
के लोग टेस्ट, जो नेशंस थे वो टेस्ट कर रहे थे, कोल्ड वॉर छिड़ गई थी, आर्म्स एंड एम्यूनेशन की कलेक्ट कर रहे थे जो कंट्रीज़ थे, तो इसीलिए सब नेशन से मिलके जो मेन पावरफुल नेशंस हैं उन्हों लगा कि इस तरीके से अगर न्यूक्लियर टेस्ट सब करते रहे और इकट्ठे करते रहे न्यूक्लियर वेपन, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर भी जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए पार्शियल टेस्ट, फिर कुछ स्टेप्स लिए गए न्यूक्लियर पावर को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला था पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। तो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी के अंदर क्या था कि आप न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ नहीं कर सकते, 3 जगह, अंडर वाटर, पानी के अंदर, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, और स्पेस में आप टेस्ट नहीं कर सकते। तो कहाँ टेस्ट कर सकते हैं? इसी के बाद फिर इंडिया ने टेस्ट करा अंडरग्राउंड। ठीक है जी। फिर उसके बाद आई NPT, हाँ, और इंडिया इसका मेंबर था। फिर उसके बाद आई NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसमें क्या हुआ, जो 5 पावरफुल नेशन थे जो मैंने बताया था, फुरना, इन्होंने अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बता दिया। और बाकी देशों पे, जो बाकी कंट्रीज़ थे, उन पे बैन लगा दिया कि आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते, और काफ़ी सारी चीज़ें। तो मेन इसमें क्या पूछ सकते हैं कि NPT में क्या इंडिया NPT का मेंबर है, और NPT के जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उनके मेंबर्स कौन कौन से हैं, आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आया आपका कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 1996। इसमें आया कि भाई वर्ल्ड वाइड, सिर्फ ये ही नहीं, बाकी वर्ल्ड वाइड ही बैन करो न्यूक्लियर वेपन्स को, बट स्टिल टेस्टिंग को बैन करो, बट स्टिल ऑफिशियली कोई टेस्ट नहीं करना है, मतलब टेस्ट नहीं करना है, बट स्टिल तो अब भी टेस्ट कर रही है एक कंट्री, और गेस करो क्या है वो, दैट इज नॉर्थ कोरिया, अनऑफिशियली। ठीक है जी। नेक्स्ट, लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आंसर तो इसका यही है, 2014। थोड़ा सा जो मुझे इसमें बताना है, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है। USSR डिवाइड हो गया था, ये आई थी 1991 में, एक्ट लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में थी। इसमें क्या था, USSR के डिवाइड होने के बाद इंडिया ने अपने लिए दूसरी कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट्स बनाने शुरू करे, इकोनॉमिक एग्रीमेंट, आर्थिक संबंध बनाने शुरू करे, जिसके अंदर मेनली एशियान कंट्रीज़ थी। ठीक है, इकोनॉमिक, आर्थिक संबंध। एशियान क्या है, ये 10 मेंबर्स का ग्रुप है, 10 कंट्रीज़ का ग्रुप है और ये इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर आता है। इंडिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, तो एशियान का इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है। और आपको इसमें और क्या याद रखना है, आप एशियान का डेवलपमेंट कब हुई थी ये पूछ सकते हैं, 1967। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आपका जकार्ता। ठीक है, जकार्ता इसका हेडक्वार्टर है। ये आपकी आ गई लुक ईस्ट पॉलिसी। अब इसको चेंज करके जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, इसमें इंडिया ने इसको और अपग्रेड करा, चेंज बढ़ाया, जैसे इकोनॉमिक के साथ, आर्थिक के साथ क्या ऐड हो गया, कल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो मेन इसमें क्या पूछ सकते हैं, मेन इसके अंदर जो आपका आ रहा है एशियान के बारे में पूछ सकते हैं, इंडिया मेंबर है या नहीं, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है और कब आई थी, दैट्स इट। नेक्स्ट, ये इजी है, जस्ट अ फैक्ट। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की पास कब करा था, सो ये तो जिसको याद होगा वही कर पाएगा ऐसे। इंटरनेशनल चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड कौन सी हैं, ये नाम दे रखे हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, ILO। मैंने अगर आपको इनकी फुल फॉर्म भी आती है तो आप कर पाओगे। ये भी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं एंट्रेंस के। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा बताया था मैंने, WHO का भी जिनेवा था, है ना। और यूनिसेफ, देखो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी, इसका आई गेस यूनिसेफ का न्यूयॉर्क।
एंड देन फूड ऑर्गेनाइजेशन रोम। ठीक है, तो मेन इसमें आप हेडक्वार्टर्स याद रखो और बाकी पता है तो फिर पता ही है, वरना ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, श्रम से रिलेटेड काम करती है, हेल्थ स्वास्थ्य के लिए, ये फूड हंगर के लिए काम करती है। नेक्स्ट, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? WTO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ठीक है, और WTO का चीज़ इसमें मुझे बताना है, इसमें WTO आया कब, इस्टेब्लिशमेंट WTO की आप ये याद रख सकते हो, 1 जनवरी 1995। किसके? उरुग्वे राउंड हुआ था साउथ अमेरिका में, तो उरुग्वे राउंड की वजह इसकी रिजल्ट्स में WTO बना था। ठीक है, और उरुग्वे राउंड किसके अंदर आया था? उरुग्वे राउंड था जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ ये कब बना था? जब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी, तब IMF आया था एंड वर्ल्ड बैंक बना था। उसी के साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जो उसमें गेट था। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। मेन इसके अंदर ये पूछेंगे आपको, जो मेन याद रखना है कब, डेट याद रखना, राउंड किस राउंड के अंदर आया था, मतलब किस राउंड के रिजल्ट में बना था। उरुग्वे राउंड इज रिलेटेड टू WTO, इस तरीके से। नेक्स्ट, फूड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, फूड का इसका है आपका रोम। इसको याद करने का एक ऐसे ट्रिक है, जैसे रोम है, मतलब रोम मतलब आप रोते हो, क्यों रोते हैं? भूख लग रही है तभी रोते हैं। तो जो रोम है बेसिकली फूड से रिलेटेड जो भी हेडक्वार्टर्स होंगे वो आपके रोम में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये हेग में है। मतलब सम फैक्ट्स हैं ये, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती। एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ये है एक ऐड करा है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? एम्बर बॉक्स सब्सिडी WTO से रिलेटेड है। WTO ने, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसमें 3 सब्सिडीज़ की बात करता है WTO। ठीक है, ग्रीन, ब्लू और एम्बर। ठीक है, WTO का मेन काम क्या है? WTO का मेन काम है कि जो पूरे वर्ल्ड में व्यापार है वो स्मूथ चलता रहे, और टैरिफ और ट्रेड, जो टैरिफ है, ट्रेड डिस्टॉर्शन ना हो। ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ के अंदर क्या आता है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज़ में मतलब ये सब्सिडीज़ हैं, बेसिकली सब्सिडीज़ के नाम हैं। अगर किसी कंट्री को ग्रीन बॉक्स सब्सिडी दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो कंट्री अगर अपने सब्सिडी दे रही है तो उससे बाकी कंट्रीज़ को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो ये मिनिमम डिस्टॉर्ट करेगी, मिनिमम डिस्टॉर्ट। और आप ये सब्सिडी दे सकते हो, नेशंस जो हैं, कंट्रीज़ ये सब्सिडी दे सकते हैं। जैसे कहीं पे फेमाइन आ गया, फ्लड आ गया, तो उस केस में आप मतलब ग्रीन सब्सिडी उसमें एप्लीकेबल रहेगी। आप ग्रीन सब्सिडी में मिनिमम डिस्टॉर्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छूट दो। अगर आपका जो सब्सिडी आप दे रहे हो अगर वो ग्रीन बॉक्स के अंदर आती है। ब्लू में ये भी ओके है, ये भी आप दे सकते हो, बट इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जो एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ हैं ये मेनली रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, हैं तो सारी ही, मगर मेन जो है इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसमें क्या कहती हैं, जो WTO कहता है कि जो नेशंस हैं वो अपने फार्मर्स को इतनी सब्सिडी दे देते हैं, इतना, जिससे क्या होती है उनकी कॉस्ट कम हो जाती है, और उससे क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उनका जो प्राइस है वो कम होता है कंपेयर टू अदर नेशंस के, तो जिससे उन्हें फ़ायदा होता है। तो एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या कर रही है? ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही है, ये क्या कर रही है? व्यापार ख़राब कर रही है। तो इसीलिए एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ मना करते हैं, मतलब एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ इज़ हार्मफुल। ये ट्रेड डिस्टॉर्शन सब्सिडी है, ये ट्रेड ख़राब करती है। ठीक है, तो WTO अब आगे ही समझ में आएगा। इशू ऑफ एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ किससे रिलेटेड है? ये WTO से रिलेटेड है। ठीक है जी, नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क।
यूनाइटेड नेशन से कौन सा रिलेट नहीं करता है? WHO, ILO ये सब करते हैं। सार्क मैंने पीछे बताया था कि सार्क क्या एक रीजन है, एक रीजन को कवर करता है, मैंने बताया भी था, वो 8 नेशंस हैं इसमें। नेक्स्ट, ठीक है, ये अब मैं आपको थोड़े से ट्रिक के थ्रू बताना चाहूँगी। रोम है, अभी मैंने एक से पहले बताया था कि रोम क्या है, रोते क्यों है, क्योंकि भूख लगती है, हंग्री होते हैं। तो जितने भी फूड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम है वो सारे रोम में होंगे, जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी रोम में इनका हेडक्वार्टर है। इसमें एक एड ऑन देना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, जो नोबेल पीस प्राइज़ है, पीस प्राइज़ 2020 का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। ठीक है, जिनेवा के अंदर मोस्टली जो हैं जिनेवा में, ये जिनेवा आपका स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, और जितने भी W से शुरू होकर O पे ख़त्म होते हैं और I से शुरू होकर O पे ख़त्म होते हैं, WHO, WTO, WIPO, ILO, IRO, ये सारे मोस्टली जिनेवा में होते हैं। हाँ, एक दो एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे इंटरनेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जो कि मैड्रिड में है। ठीक है, तो एक दो हैं वो अब थोड़े से एक्सेप्शंस होते हैं, बट आप ऐसे ट्रिक से थोड़ा ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट, वाशिंगटन DC, वॉश, इसमें कहावत मैं आपको बताऊंगी, कहते हैं ना, पैसा हाथ का मैल होता है, मतलब वॉश करो, पैसा हाथ का मैल है तो साफ करो हाथ। तो जितने भी मनी रिलेटेड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों मनी रिलेटेड है। ठीक है, तो ये किस में आते हैं आपके? वाशिंगटन DC, ये भी आपका US में है। जो वर्ल्ड बैंक है ये डेवलपिंग नेशंस को, डेवलपमेंट नेशंस हो गए, बाकी नेशंस को भी देता है फॉर डेवलपमेंट पर्पस के लिए, बेसिकली मतलब विकास के काम के लिए ये लोन देता है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये आपको देता है व्यापार, ट्रेड बैलेंस के लिए। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और नेक्स्ट, ये दोनों ही UN की ऑर्गेनाइजेशन है। वियना, इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। वियना में मेनली आप जो मेन ओपेक जितने भी पेट्रोलियम रिलेटेड हैं, एनर्जी, पेट्रोलियम, इस तरीके से हैं, इन्फ्लेमेबल है वियना, तो इन्फ्लेमेबल चीज़ें वो सारी वियना में है। ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण, ये सारे के सारे संगठन आपके वियना में हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क में इसमें भी अन है, ये सारे न्यूयॉर्क है। एंड देन थैंक यू फॉर लिसनिंग, और काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाऊंगी, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे प्लीज़ बताना, और कीप कंस्ट्रक्ट लर्निंग। थैंक यू।